बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज के दिन की अहम खबर से। जी हाँ, बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मौतली का हुक्म सामने आया है। इसी पर बेस करेगा आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसके हवाले से हम मज़ीद इन डिटेल इन डेप्थ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ इसी हवाले से, इस समात के हवाले से अगर आपको बताएं तो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ज़बानी तौर पर मुख्तसर फैसला सुनाया और चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अब बज़ाहिर तो ये बताया जा रहा है या ये अज्यूम किया जा रहा है कि चेयरमैन PTI की मुश्किलात कम हो रही हैं या फिर ये सज़ा मुअत्तली के फैसले के बाद अब उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी याद दहानी के लिए बहुत ज़रूरी है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस की सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई के हुक्म के बाद उनकी रिहाई में एक बड़ी रुकावट अभी भी मौजूद है। तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली तो हो गई, लेकिन रिहाई में जो रुकावट है वो है साइफर केस, जिसके हवाले से अगर बताया जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई में ये बहुत बड़ी रुकावट भी है कि साइफर केस में अभी भी जुडिशल रिमांड पर 30 अगस्त तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रखा जाएगा। अब इसी हवाले से मज़ीद हम जो है गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे और उनके सामने ये जो है वो सवाल रखेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात क्या कम होने जा रही हैं, मज़ीद जो केसेस हैं उसके हवाले से क्या फ़ैसला सामने आ सकता है, क्या तमाम केसेस में रिलीफ मिल सकती है या नहीं मिल सकता। कुछ रद्द अमल की भी बात करें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ये जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर हो गई है, उस पर साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है और उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई है यकीनन वो भी इम्पॉर्टेंट है और उसको भी हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस स्टेटमेंट को भी ज़रूर हम ज़ेर बहस रखेंगे, अपने मेहमानों के सामने भी रखेंगे और बुनियादी सवाल जो हमारा होगा वो यही होगा कि आने वाले दिनों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात किस तरह से देख रहे हैं, क्या इनमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है या इनमें कहीं किसी हद तक कोई कमी जो है वो वाक़या हो सकती है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहना चाहूँगी सर आपको प्रोग्राम में। फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कनरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। सीनियर एनालिस्ट शनीला अम्मार हमारे साथ मौजूद हैं, मैम आपको भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहेंगे। शनीला, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, क्या लग रहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो आज फैसला आया है इसके बाद उनकी मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं या इनमें कमी वाक़या होगी? नहीं, देखिए मुश्किलात तो उनकी कम नहीं होंगी। आज भी जो फैसला आया उसमें सज़ा मुअत्तल की गई है। जो फैसला उसमें केस के मेरिट पे कोई बात नहीं की, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई। जो फैसला आज आया है ये एक्सपेक्टेड था। आपकी सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको टेकअप किया था, उनकी जो जजमेंट आई थी तो उसमें एक तरह से बाउंड कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आपने कोई ना कोई फैसला देना ऐसा है कि जिसमें ये सजा जो मुअत्तल की जाएगी। तो वो फैसला तो आ गया है। मेरा नहीं ख्याल कि कल हर कोई जो कोर्ट को कवर करते थे या जो एनालिस्ट थे वो सब ये जानते थे या जो कानून के माहिर हैं वो भी ये जानते थे कि इस कानून में कुछ सुकम रह गया था जिसका फायदा PTI के चेयरमैन को मिल जाएगा और वो फायदा आज उनको मिला कि उनकी सजा जो है मुअत्तल हो गई है। लेकिन उनके खिलाफ कुछ और केसेस भी देखे बने हुए। साइफर केस बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बना हुआ है, उसमें जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, उनका बयान सामने आ चुका हुआ है। ऐसे ही है। उन्होंने ये भी बताया है कि साइफर जो है वो गुम हो चुका है पार्टी चेयरमैन से और वो इमरान खान साहब अपने बयान में ये बात मान भी चुके हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए गिरफ्तारी से पहले ये बात मानी थी कि मिसेस साइफर गुम हो गया है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो फिजिकल रिमांड के ऊपर हैं। असद उमर के साथ ये जो है उनका भी चल रहा है, रिमांड चल रहा है, वो जमानत पे हैं लेकिन उनकी से भी तफ्तीश हो रही है। PTI के चेयरमैन से भी अटक जेल के अंदर तफ्तीश हो रही है। तो ये केस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो दूसरा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो है उनका जी नेशनल क्राइम एजेंसी वाला, जिसमें पाकिस्तान में जो 190 मिलियन पाउंड्स आने थे उसमें एक प्रॉपर्टी टाइकून जो था उनको फायदा पहुंचाया गया। काबीना के अपने जो वुज़रा उस वक्त थे, फवाद चौधरी का इस पे बयान है, शीरी मजारी का है, फैसल वाडा का है, इवन शेर रशीद का भी ये बयान था कि हमसे एक बंद लिफाफे के अंदर दस्तावेजात के बारे में कहा गया कि इसको अप्रूव कर दें। तो ये केस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फिर 9 मई के वाक़े के ऊपर आ जाए। देखिए 9 मई का जो है उसके ऊपर भी तफ्तीश चल रही है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर ले लिए गए हैं।
परवेज खटक साहब ने अभी बयान दिया है कि जी ये मुराद सईद और अमीन गंडापुर के साथ मिलकर पीटीआई के चेयरमैन ने पूरा प्लान बनाया था। फिर आपके पास ऑडियोज हैं, वीडियोज है, जिससे पता चलता है कि ये प्लानिंग के तहत ये काम किया गया था। फिर इमरान साहब खुद भी अपने इंटरव्यू में माने हैं कि जब मुझे पकड़ के लेके गए तो मेरे लोगों के पास क्या चारा था सिवाय इसके कि वो जीएचक्यू के ऊपर अटैक कर देते या कोर कमांडर हाउस के ऊपर अटैक कर देते। तो ये सारे केसेस चलते रहेंगे, इनकी वजह से जो उनकी मुश्किलात है वो भी कम नहीं होगी। वो एक केस से निकलेंगे, वो दूसरे केस में फंसेंगे, बिल्कुल केसेस भी चलते रहेंगे और नाअहली भी बरकरार है। अमानुल्लाह साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी, चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात कैसे देख रहे हैं आप और आज आने वाले फैसले पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि थोड़ा सा हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि अभी सजा मुअत्तली हुई है, लेकिन साइफर केस अभी अहम है और इसमें जुडिशल रिमांड पर अभी भी जो है वो रिहा नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो सामने नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये कोई बदनीयती पर मबनी चीज़ें नहीं हैं। ये वो चीज़ें हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और कानून और आइन के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। अभी तक जितने केसेस भी आए हैं उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्कैक्टेड हैं या फैब्रिकेटेड हैं या पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। इनमें से कोई एक केस देखें कि कोई नेब का केस किसी ने नहीं बनाया अभी तक, सवाए इसके कि वो जो मलिक रियाज को फ़ायदा पहुँचाया गया है वो ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन था। इसके अलावा तमाम केसेस वो है जिसमें इमरान खान साहब के मुलव्वस होने के दस्तावेजी सबूत हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त जो उनको रिलीफ मिला है वो एक नॉर्मल रिलीफ है जो आम तौर पर हर एक को मिलता है, मिलना चाहिए, जिसकी सज़ा जो कम हो 10 साल से कम हो, नॉर्मली इसकी सज़ा पर मुअत्तल हो जाता है। मगर तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब को 4 साल की सज़ा हुई, वो मुअत्तल नहीं हुआ। यहाँ पर अपना कैप्टन सफदर को 1 साल की सज़ा हुई, उसको 3 महीने रगड़ा खाना पड़ा जेलों का। तो एक खातून को जेल में रहना पड़ा 1 साल की सज़ा पर, जो आम तौर पर ट्रायल कोर्ट सस्पेंड कर देती है, उसको मौका देते हैं कि आप जाओ अपील करो। 1 साल की सज़ा के ऊपर कोई किसी को जेल नहीं भेजता नॉर्मली कानून के मुताबिक। यहाँ जो है 20 दिनों के अंदर एक को 3 साल के सज़ा वाले मुलजिम को, या अभी तो मुजरिम हो गया है, उसकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। मैं इसको कोई अचंभा नहीं समझता हूँ, मगर जिस तरीके से उनको रिलीफ मिला है, जिस तरह हड़बों किया गया है, जिस तरह ज़ाती हमले किए गए चीफ जस्टिस के ऊपर, जिस तरह ट्रायल कोर्ट के जज को सताया गया, जहनी अजियत पहुँचाया गया है और उसको जान के लाले पड़ गए हैं, इस कैफियत में मैं समझता हूँ ये इंसाफ नहीं हुआ, ये जबर हुआ है, ये आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, ये जबरन एक फ़ैसला लिया गया है। नॉर्मली कोई इतनी अच्छी बुछम्बे की बात नहीं है। मैं 35 साल से वकील हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 3 साल की सज़ा का मुअत्तल होना, मगर जो तरीक़ेकार है, जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता रहा है, तो उसके नज़रिए क्या कहते हैं, क्या अभी रिलीफ नहीं मिलना चाहिए था? कानूनी तकाज़े ये है कि सेक्शन 426 सीआरपीसी ये कहता है कि रिलीफ उसको मिलता है जिसके केस को कम से कम 1 साल हो चुका हो और उसके केस का फैसला ना हुआ हो। जिस केस में 10 साल से कम की सज़ा है तो कानून ये है। दूसरा है, अगर किसी के सज़ा उम्र कैद है, उसको 2 साल तक उसका केस न सुना जाए, तब जो है उसके केस के अंदर सस्पेंशन होती है। नॉर्मली सस्पेंशन मेरिट के ऊपर नहीं होती है, एक दिन दरख्वास्त दे दूसरे दिन लग जाए। आपके सामने उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई केसेस पड़े होंगे जिनको 426 की सहूलत नहीं दी जा रही है। मेरा कहना यह है कि इमरान खान को मिला वो अलग बात है, मगर मैं कहता हूँ हर शहरी को मिलना चाहिए। आर्टिकल 4 आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान तकाजा करता है कि तमाम शहरियों को साथ यकसा सलूक हो, कानून का प्रोटेक्शन यकसा हो, मगर यहाँ एक को एक तराजू से तोला जाता है, दूसरे को एक कुएं में फेंका जाता है। अब तक यही रहा है, सियासी मुखालफिन को कुएं में फेंका जाता है। सिद्दीकुल फारूक को 3 महीने गायब करके 6 महीने गायब कर कहा जाता है, हम उसको भूल गए थे। यहाँ पर सियासी रवायत तो ये है, और यहाँ पर हालत ये है कि 20 दिनों में जमानत नहीं हुई तो जज का जो है माँ बहन एक कर दिया गया, उनके साथ जातियात एक। ठीक है मानंद साहब, आपका पॉइंट आ गया है। आप ये कह रहे हैं कि रिलीफ तो मिलना पे एतराज नहीं है, लेकिन ये रिलीफ बहुत अर्ली मिल गया है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको आने वाले वक्त में किस तरह से मुश्किलात देख रहे हैं चेयरमैन पीटीआई की, और साथ ही साथ जब हम साइफर केस को हाईलाइट करना चाहते हैं तो क्या उसमें रिलीफ मिल पाएगा आपकी नजर में? इमरान खान तो मेरी नज़र में तो अभी वो एक दलदल में फंस चुका है, और इसमें जो है मेरे नज़र में तो ये सब
उसका अपना किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें वो अवॉइड कर सकता था अगर वो नॉर्मल पॉलिटिकल तरीके से, लीगल तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ जो है अपना जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उसके खिलाफ हुआ, तो अगर वो चलता तो इलेक्शन भी टाइम पे हो गए होते। अब ये सामने चीज़ आ गई है कि 3 दफ़ा उसको मौका मिला था इलेक्शंस का, ये परवेज खटक भी ये कह रहे हैं और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं, लेकिन वो उसका तो इलेक्शन की तरफ था ही नहीं, उसका तो कोई और मिशन था कि यहाँ पर एनार्की क्रिएट हो, वायलेंस हो, सिविल हो, वॉर हो। बार बार जो है वो बात कर रहा था श्रीलंका वाला या सूडान वाला किस्सा जो है ना वो ये हो। और फिर उसने टकरें सबसे ले ली, मतलब है कि गवर्नमेंट तो अपनी जगह थी तमाम अदारों के साथ, और सबसे बढ़ के ये कि फौज के साथ उसने टक्कर ली, और टक्कर भी ऐसी कि आज तक पूरी हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरीके से किसी ने इस जुबान नहीं इस्तेमाल की जो इमरान खान ने आर्मी चीफ, DG ISI, DG ISPR और दीगर ISI के अफसरान के खिलाफ और आर्मी जनरल्स के खिलाफ जो उसने की, और लगातार की 70 जलसे उसने किए, और उसका यही नैरेटिव जो है वो ये रहा। और वहाँ बात खत्म नहीं हुई, वो फिर 9 मई का जो है ये वाक़या आया, तो उसने जो है ना उसको सही गड्ढे में जो है अब ये फेंक दिया है। आज जो है इसके ऊपर 180 केस जो है ये बन चुके हैं, और जैसे अभी बात की है कि इसमें जो सबसे नुमाया केस जो थे वो ये साइफर वाला था, फॉरेन फंडिंग वाला था, 190 मिलियन वाला था, और 9 में जो है उसमें 200 से ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हुए थे। जी बिल्कुल। और इसको जो है अभी मास्टरमाइंड्स जो है ना वो कहा जा रहा है। बहुत से लोग हैं वो जो कह रहे हैं कि जी ये उन्हीं ने सारी प्लानिंग की थी और वक्त पे की थी। तो गो के सबसे नुमाया जो है वो तो अस्करी टावर हो गया, या जिना हाउस हो गया, या GHQ हो गया जिसपे इसका नाम आ रहा है, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे आता है। अब जहाँ तक ये तोशाखाना केस है, ये तो बिल्कुल कट एंड ड्राइड केस था। उसमें जो है उसने जो है ये कहना कि जी वो बहुत इनडिसेंट हेस्ट में जो है ना दिलावर ने किया, ये गलत है। 11 महीने केस चला, 14 पेशियां हुई, उस दिन भी उसने 4 मौके दिए, और वो तो केस करना ही था। जहाँ तक डिफेंस का ताल्लुक था इनके पास तो डिफेंस है ही नहीं था, माँ सिवाय इसके इस केस को वो लटकाते रहते जो ना कुछ महीने, और इनके पास ये नहीं था कि वो अपने आप को जो है नॉट गिल्टी जो है ना वो ये साबित करते। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरा पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में चेयरमैन PTI की मुश्किलात में कमी होगी। 41% को लगता है जी हाँ कमी हो पाएगी, जबकि 59% इसकी नफी कर रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। बढ़ेंगे अपने दूसरे टॉपिक की जानिब। एक जानिब जब हम देख रहे हैं कि बिजली के भारी बिल मौसूल होने पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, ताजिर बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, घरेलू सारिफीन सरापा एहतजाज हैं और इस एहतजाज में शिद्दत भी इख्तियार होती हुई नज़र आ रही है। तो दूसरी जानिब एक बुरी खबर आवाम के लिए ये है कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आवाम को कोई फौरी रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि बिजली मज़ीद 2 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान है, और बिजली मज़ीद 2 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। CPVA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दी है और इस दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। अब क्या होने जा रहा है, क्या बिजली मज़ीद महंगी होगी, कुछ इस हवाले से जो है वो मज़ीद ब्रीफिंग्स भी सामने आ रही हैं कि ज़रा ये कहते हैं कि बिजली के बिलों में जो टैक्सेशन में कमी है वो IMF को एतमाद में लिए बग़ैर नहीं की जा सकती, और बिलों में टैक्सेशन में कमी आई तो IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी। यानी कि इससे ये बात भी क्लियर हो गई है जो हम गुज़श्ता रोज़ भी कर रहे थे कि क्या बिजली बिल्स जो ज़्यादा आ रहे हैं, जो भारी टैक्सेस आयद किए गए हैं, इसका कसूरवार सिर्फ IMF है, IMF के मुआहिदे की वजह से ये भारी बिल्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी कहीं जो है वो हमारे सामने अभी क्लियर
ज़ाहिर होती दिखाई दे रही है कि शायद IMF मुआहिदा ही ये वाहिद वजह है कि जिसकी वजह से बिजली के बिल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मौसूल हो रहे हैं और इसमें अभी मज़ीद बिजली महंगी होने के इम्कानात भी हैं। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे, उनसे जान लेते हैं कि हुकूमत के नज़दीक जो है वो IMF को राज़ी करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आवाम के रिलीफ का भी कहीं ना कहीं हुकूमत सोच रही है। शनीला, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, क्या लग रहा है आपको, क्या हुकूमत जो है वो फौरी रिलीफ के बजाय बिजली महंगी करने पर गौर कर रही है? देखिए, इस हुकूमत के हाथ में कुछ है नहीं, ये एक निगरान हुकूमत है, महदूद मैंडेट के साथ आई हुई है। आपको रिलीफ वही हुकूमत दे सकती है जो 5 साल का मैंडेट लेके आएगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएगी। IMF के मुआहिदे में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब जिस वक्त ये मुआहिदा नहीं हुआ था तो आप हर वक्त ये सुन रहे थे कि हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पे आ गए, ना आपको सऊदी अरब इमदाद दे रहा था, ना आपको UAE दे रहा था, सिर्फ एक चाइना की तरफ से हमें कर्जा भी मिल रहा था, इमदाद भी मिल रही थी। तो जब IMF के साथ हमारा ये मुआहिदा होने की बात आई कि स्टैंड बाई एग्रीमेंट होने लगा, तो फिर हमें सऊदी अरब की तरफ से भी कर्जा मिला, UAE की तरफ से भी मिला था। तो IMF के मुआहिदे में रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी सी निगरान हुकूमत के अंदर एक अदद रिव्यू होगा जिसमें सेकंड किस्त हमें मिलेगी। बात यह है कि हमें प्रॉब्लम की तरफ के सॉल्यूशन की तरफ जाना है, तो हमें देखना होगा कि प्रॉब्लम हुआ कैसे है। देखिए, आपके मुल्क के अंदर 10,000 मेगावाट बिजली आ गई 2018 में, जो PTI की हुकूमत थी। उन्होंने कोरोना के दिनों में जब आपकी तमाम इंडस्ट्री बंद थी, ये कहते हुए कि जी हमारे मुल्क में इजाफी बिजली है, जो पावर प्लांट स्टार्ट करवाए गए थे, जो हाइडल से चलने थे, जो कोयले से चलने थे, उनको कंप्लीट ही नहीं किया, बल्कि बहुत से पावर प्लांट बंद कर दिए। फिर नदीम रजाक दाऊद और नदीम बाबर के फर्निश ऑयल से महंगे प्लांट चलाए गए, जिनसे सिर्फ 20% हमें बिजली लेनी थी, इन्होंने 50% ली, आपका सर्कुलर डेट बढ़ता गया। देखिए, IMF जो है वो आपको ये नहीं कहता कि आप गरीबों से सारा कुछ ले लें, आप कुछ अशराफिया की तरफ भी जाएं ना। टैक्स आप नहीं लेते रिटेलर से, आप करोड़ों के यूनिट्स अपने मुलाजमीन को वापदा के देते हैं। यहाँ पे सवाल ये भी तो पैदा होता है कि बजाय बिजली महंगी करने के सरकारी अफसरान की जो मुफ्त बिजली है उसमें कंट्रोल कर लिया जाए, उसको लिमिटाइज कर लिया जाए। जी, आप अरबों की बिजली चोरी होती है, उसको नहीं रोका जा रहा। दूसरा, सर्कुलर डेट जिन्होंने बढ़ाया उनका एहतसाब क्यों नहीं किया जा रहा। आप सूबों को बिजली तकसीम कर, आप सिर्फ 30% जो बिजली है ना वो मंगला, तरबेला और गाजी बरोथा से ले रहे हैं। बाकी तो आपकी जो पावर प्लांट्स है वो तो डॉलर के साथ आपके लिंक हुए हैं, डॉलर ऊपर जाएगा, बिजली की कीमत ऊपर जाएगी। सर्कुलर डेट आपका 3,000 अरब है, उसको खत्म तो करना है। पहले बिजली की चोरी रोके, मुलाजमीन के जो मुफ्त यूनिट्स है ये रुके, जजों के, जनरलों के, सबके खत्म करें, फिर आवाम के पास भी आए कुर्बानी लेने के लिए। चोरी भी नहीं रोकनी हमने बस ये आवाम की जानिब तो फौरी रिलीफ ये है कि किस्तों में बिल की अदायगी होगी, लेकिन बिल पूरा अदा करना होगा। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। शनीला से जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, तो ब्रिगेडियर साहब आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान है, अवाम तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, इतने जो है वो एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे किए जा रहे हैं, शायद हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ देगी। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। नहीं, उल्टी गंगा क्या बहनी है? उल्टी गंगा तो आज नहीं, ये नहीं है कि इंटरिम गवर्नमेंट आई है तो अब उल्टी गंगा जो है वो बहना शुरू हो गई है। ये हमारी एनर्जी क्राइसिस तो कोई नई नहीं है। आपने देखा होगा कि जी अयूब खान के वक्त में जो डैम बन गए वो बन गए, उसके बाद तो फिर कोई डैम नहीं बनाया हमने। कालाबाग डैम जो है वो टेक्निकली सबसे साउंड और सबसे चीपेस्ट जो था और सही लोकेशन के ऊपर था, वो हम आज तक नहीं बना सके। अगर वो होते तो हमें कभी एनर्जी क्राइसिस नहीं होते। उसके बाद 1995 में हम थर्मल पावर, मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल पावर की जो है वो हमने लिया, और वो जो है आज तक जो है उसका हम खमियाजा, और ये जो सर्कुलर डेट जो आपका खत्म ही नहीं होता, ये IPP की वजह से है कि वो जो है बिजली प्रोडक्शन वो आप लें या ना लें, उनको आपने एनुअल रेंट और वो जो है ना फर्नेस का वो जो है ना आपने देते ही रहना है। तो ये चीजें तो एक थी। फिर जैसे सही बात बताई कि जो है आपके पावर प्लांट से ये बंद कर दिए गए और CPEC जो है वो फ्रीज कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें असरात तो थे, क्योंकि आपने देखा PMLN को जितनी गालियां दे, लेकिन उन्होंने कम से कम 13,000 मेगावाट जो बिजली है, जो कि पहले 1 मेगावाट भी जनरल मुशर्रफ और PV ने नहीं की थी, और वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस हमारे 2008 से 2013 तक हुए थे, तो वो को ओवरकम किया। इसको वजह इसके कि और
मजीद उसमें लाते हैं, क्योंकि लेकिन ब्रिगेडियर चाइना साहब ने यहाँ जो ये एक सवाल भी पैदा होता है, गुज़श्ता रोज़ हमें ये खबर मौसूल हुई थी और इस पर हमने वाज़े बहस भी की कि ईरानी सफ़ीर की जानिब से भी पेशकश की गई है कि ईरान इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान को सस्ता तेल, सस्ती गैस और सस्ती बिजली फराहम कर सके। हम ये पेशकश भी तो कबूल नहीं कर सकते क्योंकि दरमियान में IMF मुआहिदा आ जाता है। IMF को कैसे मना सकते हैं? कोई सूरत हाल है कि हम कन्विंस कर सकें IMF को? नहीं, देखिए हमारे तो बहुत सी मजबूरियां हैं, हमारे हाथ और पांव तो बंधे हुए हैं। सबसे जो है ना, IMF तो बात की बात है, सबसे पहले अमेरिका है, वो हर चीज। अब ये आपने ईरान की जो बात की है, 2006 में हमारा उनके साथ माहिदा हो गया था, वो तो आज भी वो कहते हैं उन्होंने अपनी तरफ की जो गैस पाइपलाइन है वो बॉर्डर तक ले आए हुए हैं। ये तो हमने नहीं किया और हमने बंद कर दिया। इतना वो अच्छा ये प्रोजेक्ट सबसे आसान और सस्ता जो है वो है। अभी हम TAPI की तरफ वो देख रहे हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, वो जब होगा तो होगा, अमन आएगा वेस्टर्न बॉर्डर पे तो फिर वो देखी जाएगी। तो ये जो अब मसले मसाइल है IMF के, हम खुद उसके डिपेंडेंट हो गए। इतनी बुरी किस्म की हमने डील जो 2019 में जो आज तक नहीं की थी, और इतना प्रेशर IMF ने आज तक किसी मुल्क पे डाला ही नहीं है जितना पाकिस्तान पे डाला। उनके तो अज़ाइम कुछ और तरह के हैं कि वो और चाहते हैं कि यहाँ पर वाकई सिविल वॉर हो जाए, लोग बाहर निकल आए, और यही PTI ठीक की है ब्रिगेडियर पॉलिटिक्स साहब, ने भी आपका यही पॉइंट आ किया। गया। जरा अमानुल्लाह साहब से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अमानुल्लाह साहब, ये बिजली महंगी होने के जो इम्कानात जाहिर कर रहे हैं कि एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि यकम से जो है वो पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, बिजली भी महंगी हो रही है, तो क्या आवाम महंगाई के बोझ तले ही दबती चली जाएगी? देखिए मैडम, बदकिस्मती ये है कि हम महंगाई को रोते हैं और रोना चाहिए, वाकई मसला भी है। हकीकत आप इसको छुपाते हम क्यों कि हम बहैसियत कौम माजरत के साथ हम करप्ट हो चुके हैं। हम पूरे कौमी हैसियत से करप्ट हैं। हम हुक्मरानों से अच्छाई की तवक्को रखते हैं, अवाम में से कोई भी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा चाहता है मैं सिफारिश पर भर्ती हो जाऊं, हर बंदा चाहता है मुझे हुकूमत से सहूलत मिले। हुकूमत अपने घर से तो खर्च नहीं कर सकती है, यकीनन वसाइल होंगे तो आवाम पर खर्च होंगे। आप मुझे बताएं 24-25 करोड़ आवाम में से कितने लोग टैक्स देते हैं? मेरी मालूमात के मुताबिक आपके शायद 10% लोग भी टैक्स नहीं देते, या तनख्वाहदार देते हैं या ठेकेदार देते हैं। आम जो कारोबारी बंदा है वो बैंक में अपने पैसे जमा नहीं कराता है। जुल्म तो ये है, ये नहीं एक खोखे वाले से लेके एक शॉपिंग मॉल का जो मालिक है, कोई एक बंदा भी अपने बैंक में ये वही आम बंदा है, ये वही जो है टैक्सेस भी दे रहा है, वो इनकम टैक्स भी दे रहा है, वो GST भी पे कर रहा है, वो बिजली के भारी बिल्स भी अदा कर रहा है। वो तो आम आदमी दे रहा है मैडम, जिनके पास पैसे है वो नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही ये तो कंज्यूमर दे रहा है। जुल्म तो कंज्यूमर के ऊपर हो रहा है। वो 24 करोड़ अवाम है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने पैसे को दबाया हुआ है, जो पैसे यहां से उठाकर शिप्स के जरिए से, लांचों के जरिए से बाहर मुल्क में ले जा रहे हैं, जिनके घरों में डॉलर पड़े हुए हैं, जो वजारतों, सफारतों और हुक्मरान हैं, यही चोर हैं, डाकू हैं माजरत के साथ, चाहे जिस दौर के भी हैं, उनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। बात यह है कि सिर्फ ईरान के ऊपर अमानुल्लाह साहब सख्ती कौन करेगा? उन्हें तो मराद भी दी जा रही है, उन्हें तो बिजली के फ्री यूनिट्स भी दिए जा रहे हैं। एटमी मुल्क है, सर हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे पास पैसा है। अभी आप होटलों में जाएं आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको रोडों पर जाएं गाड़ियों की लाइनें लगी हुई है, आप जाएं पेट्रोल पंप पे जाएं आपको लाइन लगी मिलेगी। ये मसनूई कसाद बाजारी है। अब पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान में वसाइल भी है, पाकिस्तान में कैपेसिटी भी है, पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी भी है। ये सिर्फ हुक्मरानों की बदकिस्मती ये है, उनकी नाअकीबत अंदेशी है, उनकी नाअहली है और उनकी चोर बाजारी है, जिसकी वजह से कौम भुगत रही है। अब इसका हिसाब होना चाहिए, कौम को उठना चाहिए और कौम की जो वसाइल है उनको कौम पर खर्च होना चाहिए। मानला साहब, माजरत के साथ कौम तो उठ रही है, बिजली के बिल्स भी जला रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी सख्त नहीं है कि ये अदा कर सके, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। न उठे, नहीं 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 नहीं, उन सरमाएदारों के खिलाफ उठे जिनके पेट फाड़े, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, जो लोग पैसे बैंकों में जमा नहीं करते हैं। और ये कहां से आ रही है गाड़ियां? ये शॉपिंग मॉल पे इतने लोग खरीदारी कैसे कर रहे हैं? क्यों नहीं पेमेंट हो रही है गवर्नमेंट को? ये टैक्स में चोरी क्यों हो रही है? ये करप्शन क्यों हो रही है? उनके खिलाफ उठे। हुक्मरान क्या है? 4-6 वजीर है, आप उनको कत्ल करेंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान बन जाएगा। ठीक हो गया करनानी साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। जरा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। क्या हुकूमत के नजदीक आवाम की बजाय IMF को राजी करना ज्यादा मुकद्दम है? 75% बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं, जबकि 25% इसकी नफी कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक ने जारी करदा बयान में कहा है कि सियासी लोग बारियां लेकर हमें कर्जों की दलदल में फंसाते गए हैं। उनका मजीद कहना था कि मरकज़ और सूबे में हुकूमत रही मगर अफसोस कि हम नया पाकिस्तान ना बना सके। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। परवेज़ खटक का कहना था कि चेयरमैन PTI मुल्क के ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहते थे। चैलेंज करता हूं KP आपको छोड़कर जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। मजीद उनकी जो अहम बयान था उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि जो राज और मालूमात मेरे पास हैं वो किसी के पास नहीं है। कौन से ऐसे राज हैं, कौन सी मालूमात है जो परवेज़ खटक के पास है और किसी को इसके हवाले से पता नहीं है। और जिस तरह से वो थ्रेट दे रहे हैं कि अगर किसी को पता चल जाता है तो फिर क्या होने वाला है, क्या उनका बयान हकाइक पर मबनी है भी या नहीं। देखते हैं हमारे मेहमानों को इस हवाले से क्या लगता है। शनीला, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी और सवाल यही होगा, क्या वाकई परवेज़ खटक का जो बयान है वो हकाइक पर मबनी है? देखिए, परवेज़ खटक साहब के बारे में वही बात है कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। बात ये है कि आप 9 साल तकरीबन उनके साथ बैठे रहे हैं। 5 साल आप KPK के अंदर वजीर आला रहे हैं, उसके बाद आप फेडरल में उनके साथ बैठे रहे हैं। जब तक कि 9 मई नहीं हो गया, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लैदगी नहीं कर ली। उससे पहले क्या कभी हमने इनके मुंह से सुना था कि ये PTI के चेयरमैन के बारे में कोई ऐसी बात कह रहे हो? कभी भी हमने नहीं सुना। कभी इन्होंने BRT का स्कैंडल तो चल भी इनके ऊपर रहा है कि जो एक 20 अरब की बननी थी वहां पे मेट्रो, वो जाके बन गई 100 अरब के अंदर। उसका हिसाब तो इन्होंने देना। माला जब्बा स्कैंडल है। फिर जब 2013 में हुकूमत थी KPK के अंदर, वहां पर जो एहतसाब का सिस्टम था उसको खत्म किसके लिए किया गया था? परवेज़ खटक साहब के लिए। जो उस वक्त वजीरों को नाराज किया गया था, किसके लिए? परवेज़ खटक जिस तरह से आप बात कर रही हैं, परवेज़ खटक ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो मेरी वजह से बनी थी, चेयरमैन PTI का इसमें कोई क्रेडिट नहीं था, तो असल कसूरवार तो फिर परवेज़ खटक ही है। देखिए, परवेज़ खटक साहब इस हद तक ठीक हैं कि वाकई 2013 के अंदर PTI को वहां पे मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो ये चूंकि पुराने सियासतदान थे, पीपल्स पार्टी में रहे, फिर शेरपाव के साथ अलहदा हुए, तो उन्होंने शेरपाव ग्रुप को लेके आए, जमात इस्लामी को लेके आजाद उम्मीदवार को साथ मिलाया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि परवेज़ खटक की वजह से इमरान को वोट मिले, तो ये जो है इनका ना वो फैक्चुअली इनकरेक्ट इनकी स्टेटमेंट है। सियासी तौर पे देखें, जैसे पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन साहब जो थे, उनका जहाज घूमता था और आज़ाद उम्मीदवार आए और पंजाब की हुकूमत बनी। इसी तरह वहां पर उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार को साथ मिलाया हुकूमत की। लेकिन इस इमरान खान की हुकूमत अगर करप्ट थी, या 9 मई का जो वाकया हुआ, परवेज़ खटक साहब उसमें बिल्कुल साथ शामिल हैं। आज वो अपने आप को इससे बरी जुमा नहीं करार दे सकते। ठीक हो गया शनीला, आपका पॉइंट आ गया। एक और जानिब इशारा करना चाहूंगी, ये जो आज परवेज़ खटक का बयान आया, आपको लगता है PTI पार्लियामेंटेरियन के लिए ये किसी हद तक सूदमंद साबित हो सकता है? नहीं। देखिए, जो ये बयान है, आप सबको मालूम है कि उन्होंने किस वजह से पार्टी छोड़ी है, अब किस वजह से वो सारे बयान देने पे मजबूर है। अगर वो पीक के टाइम पे, जिस वक्त इमरान खान साहब ये सब कुछ कर रहे थे, या 9 मई से पहले ये छोड़ते और ऐसे बयान देते, तो शायद अवाम इनके बयान के ऊपर एतबार भी करती। अब ऐसे बयान पे एतबार नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया है। दीगर गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे। अमानुल्लाह साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या लग रहा है आपको ये जो बयान परवेज़ खटक की जानिब से आया है कि मेरी वजह से हुकूमत बनी थी, चेयरमैन PTI का इसमें कोई क्रेडिट नहीं था, और जो राज और मालूमात मेरे पास हैं वो अफशा नहीं कर सकता, अगर कर दिए तो फिर तहलका मच जाएगा, क्या ये बयान हकाइक पर मबनी है? देखिए जी, इस बारे में मोहतरमा ने अभी जो बातें की हैं मैं उनको इंडोर्स करता हूँ, 100% वो दुरुस्त कह रही हैं। मैं उससे आगे की बात करूँगा। ये हर वक्त ऐसे कार्ड्स होते हैं सियासतदानों के पास, जैसे मरहूम भुट्टो साहब कहा करते थे मैं ताशकंद का जो है राज है वो खोल दूँगा, तो अयूब खान के ख़िलाफ़ उसने तहरीक चलाई। ये हमेशा जब कोई नई मूवमेंट चलती है तो लोग इस तरह के कार्ड इस्तेमाल करते हैं। ये सियासी पता है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। मगर हम करते क्या है, माजरत के साथ, हम जरदारी को गिराने के लिए नवाज शरीफ को इस्तेमाल करते हैं, नवाज शरीफ को गिराने के लिए इमरान खान को इस्तेमाल करते हैं, इमरान खान को गिराने के लिए परवेज़ खटक को इस्तेमाल करते हैं। हमें कम से कम सियासतदानों को इस जो सिलसिला है, इस म्यूजिकल चेयर है, इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि 24 करोड़ आवाम इनके तमाशे से तंग आ चुके हैं। अगर नवाज शरीफ बुरा है तो हमेशा के लिए बुरा है, अगर शहबाज शरीफ बुरा है तो हमेशा के लिए बुरा है, अगर इमरान खान बुरा है उसके साथी बुरे हैं, क्योंकि वो टीम के साथ चलते हैं।
اور زرداری برا ہے تو ہمیشہ کے لیے برا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک دفعہ موقع دو پھر لاؤ پھر لے جاؤ. تو یا پھر کوئی کرائٹیریا رکھنا چاہیے کہ اس کرائٹیریا کے اوپر چلے کس نے اس ملک کو کس حد تک فائدہ پہنچایا ہے. بالکل بجا فرمایا مان اللہ صاحب. سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پرویز خٹک آج بول رہے ہیں کہ 3.5 سال تحریک انصاف نے کچھ نہیں کیا. یہ 3.5 سال کے دوران بھی تو بول سکتے تھے نا. تب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسے چھوٹے ہوئے کارتوسوں پر توجہ نہیں دینا چاہیے. ایک حقیقی قیادت ہے اس کو موقع دینا چاہیے جو عوام کے نبض پہ ہاتھ رکھے اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھے اور ایسے ریفارمز کیے جائیں کہ ایسے نئی قیادت کو موقع ملے. اور اس طرح وہ پیسے کا خرچہ اور پیسے کے ذریعے سے تشہیر پیسے کے ذریعے سے سارے سسٹم کو خریدنا جو ابھی تک ہو رہا ہے. اگر پیسے نہیں خریدنا ہے پھر انڈیا بھی کل پیسے لگائے گا سینٹ خرید لے گا. جیسے اس سے پہلے ہمارے ہاں بلوچستان میں خاص طور پر کے پی میں سینٹ میں باقاعدہ منڈی لگتا ہے. تو اگر سیاست منڈی سے ہونا ہے پھر تو اور منڈیاں بھی بہت ہیں. معذرت صاحب کے ہوتے ہوئے میں نام نہیں لے رہا ہوں. تو ان منڈیوں میں سے پھر خریداری کریں گے لوگ. پھر سیاست نہیں ہے یہ وہ منڈی ہے. تو اس منڈی کا نظام ختم ہونا چاہیے. ادھر زیرک قسم کے سمجھدار لوگ تعلیم یافتہ لوگ اور ملک سے مخلص لوگ اس کی کوئی کمی نہیں ہے. مگر مواقع ملنے چاہیے. سسٹم کے اندر ایسی کیپیسٹی ہونی چاہیے لوگ اٹھیں اور اس نظام کو بدلیں. اس طرح فرسودہ نظام کو جتنا مرضی ہم اوپر نیچے کریں خٹک کو لائیں جہانگیر ترین کو لائیں نہ خٹک سے بدلے گا. سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اٹھیں اور اس نظام کو بدلیں. اس فرسودہ نظام کو بدلنے میں آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی کاوش معاونت ثابت ہوگی کہ اگر اٹھتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں تو ان کی سنوائی بھی ہو پائے گی؟ میڈم میں صرف یہ نہیں کہہ رہا مظاہرے کریں. میں یہ بھی کہوں گا پیسے بھی نکالیں اپنے. میں یہ بھی کہوں گا کرپشن کے خلاف بھی کھڑے ہوں. میں یہ بھی کہوں گا رشوت دے کر اپنے نوکریاں نہ خریدیں. میں یہ بھی کہوں گا ملاوٹ نہ کریں. میں یہ بھی کہوں گا اپنے نوکریوں پر جائیں ڈیوٹی دیں اپنی قوم کے لیے صفائی کریں. جیسے عام آدمی پارٹی نے دہلی میں جھاڑو اٹھا کر اپنے شہروں کو صاف کیا ہے وہ کریڈٹ دکھائیں. احتجاج کرنا اٹھنا نہیں ہے. اٹھنا یہ ہے کہ آپ کا ضمیر جاگے اپنے آپ کو جگائیں اپنے سسٹم کو جگائیں اور ہر کرپٹ آدمی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. آپ کو پتہ نہیں ایک سیاستدان کرپٹ ہے کس نے جا کے سیاستدان گھر پہ مظاہرہ کیا؟ آپ خود جا کر رشوت دے کر کام کراتے ہیں پٹواری سے ایس ایچ او سے. آپ اس پٹواری کے خلاف مظاہرہ کیوں نہیں کرتے جو آپ سے پیسے مانگتا ہے؟ یہ ہے شعور یہ ہے اٹھنا. باقی جلسے کرنا بل جلانا یہ تو جذبات سے کھیلنے کی بات ہے. حقیقی تبدیلی نہیں ہے. حقیقی تبدیلی وہ ہے جو انڈیا میں عام آدمی پارٹی نے لایا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس طرح اٹھنا چاہیے ایلیٹ کے خلاف اس طرح جس سے تبدیلی آئے. باقی نعرے بازی کرنا جلسے کرنا راستے بند کرنا جلوس نکالنا یہ اپنی قوم کو اور خراب کرنے والی بات ہے. سری لنکا کا میں نے مثال دیا تھا. سری لنکا حکومت بدلنے سے نظام تو نہیں بدلا ہے. جب تک ہم نظام کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک جلسے جلوس مظاہرے خرابی پیدا کر سکتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امان اللہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا اور بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اسی کو ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب جیسے ابھی امان اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عوام کے اندر یہ پوٹینشل ہونا چاہیے کہ وہ کرپشن کے خلاف اٹھیں اور وہ اس فرسودہ نظام کے خلاف اٹھیں اپنی ضمیر کو جگائیں آواز بلند کریں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں عوام کو تو ضرور اٹھنا چاہیے لیکن بات ساری یہ ہے کہ عوام کو شعور بھی تو دینا ہے ان کو تعلیم بھی تو دینی ہے. جب تک ان میں تعلیم نہیں ہوگی شعور نہیں ہوگا وہ تو ڈیموکریسی کی ان کو ڈیفینیشن معلوم کر لیں پتہ کر لیں ان کو اپنے بیسک رائٹس پتہ چلیں تو وہ بھی ان کو نہیں پتہ. اسی وجہ سے آپ کی جو گریٹ میجورٹی ہے یہ آپ کے جو بڑے لوگ ہیں وڈیرا ہیں یا ملک ہیں یا چودھری ہیں یا سردار ہیں ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ پیسے وہ ایک غلام ہیں اور وہ اسی طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں. ان میں جو حالات ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ابھی جلد چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا تو یہی وجہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے جو جس طریقے سے غربت میں وہ انڈیا سے آئی تھی کہ جی اپنے ہم آئندہ جو ہے ہم سنواریں گے وہ تو آج بھی غریب ہے. امیر امیر ہوتا چلا گیا غریب غریب ہے تو نظام ٹھیک نہیں ہے نا. تو نظام کو جو اسی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی تو ہم نے 2 پارٹی سسٹم ختم کیا اور 3rd پارٹی کی ایکسپیریمنٹ کی وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا خطرناک یہ ثابت ہوا. اور آج اس وقت ہمارے پاس ملک میں کوئی نیشنل پارٹی ہے ہی نہیں ہے کہ جی کون ہوگا جس کے روٹس تمام پروونسز میں ہو اور آزاد کشمیر میں بھی ہو اور گلگت بلتستان میں کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت لمحہ فکری ہے ہمارے لیے.
यकीनन है। ब्रिगेडियर साहब, ठीक कमिंग है। बैक टू द टॉपिक, परवेज खटक के बयान को किस तरह से देख रहे हैं? परवेज खटक की बात कुछ हद तक ये ठीक है, क्योंकि 2013 में जब ये पीटीआई जो जीती, वो उसकी ज्यादा कामयाबी जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा में थी, और वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है ये इसको बनाया गया। अब मेरे ख्याल के लिहाज से ये एक बेहतरीन मौका था इमरान खान को कि वो खुद जो है उसकी चीफ मिनिस्ट्री जो है वो संभालता, क्योंकि इसको तो पॉलिटिक्स की एबीसी भी नहीं पता थी, ना इसने कभी गवर्नेंस की थी, ना इसको कोई और डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल के तौर तरीके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह वो कुछ नहीं पता था। तो ये उसके लिए एक तो ये है कि वो उसको संभालता, ये सीखता। दूसरा ये है कि वो केपी को एक रोल मॉडल प्रोविंस बनाता और फिर कहता कि जी ये जो स्पीडस्टर है पंजाब का चीफ मिनिस्टर और जिसकी बहुत बड़ी बातें हैं, मैं उससे भी आगे निकल के दिखाऊंगा। तो फिर कुछ बात बनती और ये सीखा होता, और 2018 में ये एक मुख्तलिफ किस्म का इमरान खान जो है सामने होता, वो नहीं था। तो वो फिर ये तो रिमोट कंट्रोल से चलाता रहा बनी गाला से, तो यही था परवेज खटक जिसने जो है ना वो काम आगे जारी सारी रखा। बाद में जो 2018 के बाद इसकी दोनों चॉइसेस जो थी वो गलत थी, ये महमूद की भी और गवर्नर फरमान की भी, जैसे उसने खुददार को किया। ये चीजें जो हैं ये इसको बहुत नुकसानदेह हुई। ये दो प्रोविंसेस में जो अब ये सारे जो इसको छोड़ के ये चले गए और ये बना हुआ असेंबली में, यही सारी वजह थी। तो अब बात सारी ये है कि केपी में क्या क्या किया है इसने, जो किया जी 300 डैम बनाऊंगा, ना 300 डैम बने, ना कोई हॉस्पिटल बना, ना कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी कारकर्दगी वो नहीं बता सकता कि जी मैंने वहां पर ये बड़ा काम किया है। तो उस वजह से वो तो बर्मला कह दिया उन्होंने कि हम नया पाकिस्तान भी नहीं बना सके और 3.5 साल तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर पाई है। पब्लिक पोल की भी जरा बात कर लेते हैं। क्या वाकई परवेज खटक का बयान हकायक पर मबनी है? 13% को ऐसा लगता है जी हाँ, जबकि 87% इसकी नफी कर रहे हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाजत लेंगे अल्लाह के बाद।